हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएचईएससी जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, इसका पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए थे। बाकी के जो बचे हुए 35 क्वेश्चन है वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसके बाद इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एंटी फर्टिलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। तो देखिए, दो चीजें होती हैं, जब स्पर्म और ओवा का कांटेक्ट होता है तो वहां पर फर्टिलिन और एंटी फर्टिलिन दो तरह के प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो जो एंटी फर्टिलिन और फर्टिलिन जो होते हैं वो एग और ओवम द्वारा रिलीज किए जाते हैं। जो फर्टिलिन होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है और जो सेक्रेट होता है ओवम द्वारा। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ ले कि फर्टिलिन जो है वो कहाँ से रिलीज किया जाता है। फर्टिलिन आपका रिलीज किया जा रहा है कहाँ से? ओवम से। जबकि जो एंटी फर्टिलिन होता है ये भी एक प्रोटीन होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑन दी स्पर्म सरफेस, जो सरफेस स्पर्म की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो ये सेक्रेट भी कहाँ से किया जा रहा है? तो स्पर्म से सेक्रेट किया जा रहा है। तो डी स्टेटमेंट जो है वो इसका करेक्ट जाएगा। एंड देयर इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन। और जो एंटी फर्टिलिन और फर्टिलिन का जो इंटरेक्शन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज टेक्स प्लेस इन। जो डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो किस में पाया जाता है? तो डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है वो एक टाइप का इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है जो पाया जाता है जिनमें अमाउंट का योग जो योग का अमाउंट जो है वो लार्ज होता है। ऐसे एग जिनमें लार्ज अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है उनमें आपका डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। जैसे आपके एग्जांपल हो गए बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल हो गए और कुछ फिशेज हो गए। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा वो आपका जाएगा हेन। हेन में जो होता है आपका डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। सीधा सीधा आप एक चीज याद रखिए, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक वहां होगा जहां पर योग का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। वेयर द क्लीवेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए डिस्क शेप एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म ब्लास्टोडिस्क ऑन टॉप ऑफ द योग। तो ये इसकी कंडीशन हो गई कि जो ये होता है ऊपर एक डिस्क के शेप में यहाँ पर रहेगा। तो ये आपका डिस्को, इसीलिए इसको डिस्कॉइडल नाम देते हैं। तो इसका आंसर जाएगा आपका मुर्गी में इस तरह का डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस इन कंट्रोल्ड बाई। तो जो मेटामॉर्फोसिस जो होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब हो गया सीधा सा एक कायांतरण या रूपांतरण। तो इस तरह से देखिए कैसे ये यहाँ पर एग है, एग से जो टेडपोल बनता है और टेडपोल जाकर के फाइनली अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसके लिए जो है वो आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन में आयोडीन की जरूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा आपका जाएगा बी स्टेटमेंट, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की अगर एब्सेंस होगी, ऐसा कई एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि अगर लार्वल स्टेज में अगर थायराइड ग्लैंड को निकाल देते हैं तो जो लार्वा है या टेडपोल है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया था द रीजनरेशन ऑफ लिम्ब इन सैलामेंडर इज। तो जो सैलामेंडर में जो लिम्ब का रीजनरेशन है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, रीजनरेशन होता क्या है। तो रीजनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें रिस्टोरिंग और रिप्लेस लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट। जिसमें मान लो कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया है, जैसे मान लो किसी का हाथ कट गया है तो उस हाथ को वापस से रीजनरेट किया जा सके, तो उससे हम लोग रीजनरेशन नाम दे रहे हैं। ठीक है। थ्रू सेवरल मैकेनिज्म, इसमें इसके लिए कई सारी मैकेनिज्म है। जैसे इसमें एपीमॉर्फोसिस आता है, मॉर्फाइलेक्सिस आता है और कंपनसेटरी रीजनरेशन आता है। इसके अलावा एक और है, वो भी यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे। विद एग्जाम्पल सीन इन दी सैलामेंडर। देखिए, जो आपका एपीमॉर्फोसिस होता है वो आपका कहाँ देखने को मिलेगा? सैलामेंडर में देखने को मिलेगा। जो मॉर्फाइलेक्सिस है वो आपका देखने को मिलेगा कहाँ? हाइड्रा में। और कॉम्प्लीमेंट्री रीजनरेशन जो होता है वो आपका जो मैमल का लीवर होता है, आपने सुना होगा कई बार कि लीवर ट्रांसप्लांट किया गया तो लीवर का अगर कुछ पोर्शन जो है वो कट कर लें तो जो बाकी का बचा हुआ लीवर है वो अपने आप को कंपनसेट कर लेता है। तो इसी को हमने नाम दिया क्या? कंपनसेटरी रीजनरेशन। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम से आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा रीजनरेशन है और किस में पाया जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है। तो जो सैलामेंडर का लिम्ब का जो रीजनरेशन है वो एक एपीमॉर्फोसिस टाइप का है। ठीक है। इसके अलावा जो है इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इनटू ब्लास्टेमा, ये भी होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एपिकल एक्टोडर्म कैप फ्रॉम एपिडर्मिस, ये भी होता है। तो इसका ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाएगा, यानी कि डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो रीजनरेशन जो हो गया वो चार मेनली तरह का होता है। एक हो गया स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। तो स्टेम सेल्स आर सोर्स ऑफ द रीजनरेटिंग द लॉस्ट टिश्यू और ऑर्गन
जैसे हेयर सेफ्ट रीग्रोथ फ्रॉम स्टेम सेल इन हेयर बल्ज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल फ्रॉम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। तो स्टेम सेल जब अपने आप को डिवाइड करके नंबर को बढ़ाती हैं तो उससे हम लोग स्टेम सेल रीजनरेशन कह रहे हैं। एपीमॉर्फोसिस जो हो गया, अभी आपने जैसे सैलमेंडर में डिस्कस किया, एडल्ट सेल इन सम स्पीसीज कैन डी डिफरेंशिएटेड इनटू एन अनडिफरेंशिएटेड मास which then redifferentiated to form new structure, जैसे रीजनरेटिंग एम्फीबियंस लिम्स। देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखिए एपीमॉर्फोसिस का एग्जांपल, तो ये ब्लास्टेमा बना, यही सेकंड ऑप्शन में कहा गया था कि ब्लास्टेमा फॉर्मेशन होता है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ ग्रुप बन जाता है, फिर बाद में डी डिफरेंशिएट करके पूरा हैंड वापस बना ले रहा है, तो इसको हम लोग एपीमॉर्फोसिस नाम दे रहे हैं। वही जो आपका है मॉर्फाइलेक्सिस, इसमें क्या होता है, रीजनरेशन अकर थ्रू रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू एंड देयर इज लिटिल न्यू ग्रोथ, एग्जाम्पल रीजनरेशन सीन इन हाइड्रा। तो जैसे देखिए हाइड्रा का क्या किया, ये ऊपर वाला पोर्शन कट कर दिया गया, तो जो यहाँ के जो नीचे का जो बेस बचा हुआ है वो वापस से रीजनरेट करके न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो रीजनरेशन होता है उसे मॉर्फाइलेक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका कम्प्लीमेंट्री रीजनरेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये आपके लीवर में पाया जाता है। तो ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड बट मेंटेन देयर डिफरेंशिएटेड फंक्शन, एग्जाम्पल दैट ऑब्जर्व इन मेमेलियन लिवर। तो इसका आंसर जो है वो मेमेलियन लिवर हो जाएगा, और ये इस तरह से 4 तरह का हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, अल्टरेशन इन द टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट इवेंट इज कॉल्ड। जो डेवलपमेंट का टाइमिंग जो है उसमें अल्टरेशन कर दिया गया, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हेट्रोक्रोनी क्या होता है। तो हेट्रोक्रोनी रिफर टू ए चेंज इन द टाइमिंग और रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की टाइमिंग को चेंज कर दें या फिर जो रेट था उसको चेंज कर दें, तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हेट्रोक्रोनी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म रिलेटिव टू इट्स एंसेस्टर। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्वेश्चन का इसमें यही पूछा गया था कि अल्टरनेशन कर दिया गया टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट में, तो उसको नाम देते हैं क्या, हेट्रोक्रोनी। बात करते हैं हम नियोटिनी की। तो स्पेशली इट इज टाइप ऑफ हेट्रोक्रोनी, ये एक प्रकार का हेट्रोक्रोनी है वेयर जुवेनाइल ट्रेट आर रिटेन इन दी अडल्ट स्टेज, जिसमें क्या होता है कि मान लो कोई अडल्ट बन गया है लेकिन उसमें बच्चों के कैरेक्टर जो है वो अभी भी डेवलप है। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा अभी तक बचपना नहीं गया, तो यानी कि उसको आप अगर साइंटिफिकली आप टर्म में बोलना चाहें, वो आपका दोस्त मान लीजिए मैथ से है, तो कह सकते हो आप कि बेटा अभी भी तुम्हारे अंदर जो है वो नियोटिनी वाले कैरेक्टर हैं, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा और आपकी बात भी कन्वे हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि अगर अडल्ट में बच्चों के कैरेक्टर हैं, जुवेनाइल कैरेक्टर हैं, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, नियोटिनी। पीडोमॉर्फोसिस है, तो नियोटिनी इज ए फॉर्म ऑफ पीडोमॉर्फोसिस। देखिए हेट्रोक्रोनी जो तुम्हारा हेट्रोक्रोनी है वो नियोटिनी हेट्रोक्रोनी के अंदर आ गया, और जो पीडोमॉर्फोसिस है ये तुम्हारे नियोटिनी के अंदर आ जाएगा। तो नियोटिनी इज फॉर्म ऑफ पीडोमॉर्फोसिस विच इज द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल फीचर इन द अडल्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जुवेनाइल ट्रेट इन रिटेन इन अडल्ट फॉर्म, इसको आप समझ लीजिए इस तरह से। तो नेक्स्ट जो है आपका इन बायोलॉजी, ऑन्टोजेनी रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू इट्स मेच्योर फॉर्म इनकम्पासिंग ऑल डेवलपमेंट इवेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पॉन। जैसे देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि एग और स्पर्म जब मिले उसके बाद से लेकर के जब तक वो पूरा जो अडल्ट नहीं बन गया, यानी कि पूरे लाइफ स्पॉन में जो उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑन्टोजेनी। ठीक है, तो नियोटेनी, पीडोमॉर्फोसिस, ठीक है, और फाइलोजेनी मतलब होता है कि जो एंसेस्ट्रल ट्रेड और उन सबको जो ट्री बनाया जाता है, तो उसको हम लोग जो एंसेस्ट्रल ट्रेड को डिस्कस करते हैं उसको हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं। तो इस पर हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका हेट्रोक्रोनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टॉर्सन ऑफ बॉडी मास इज ऑब्जर्व एट सम टाइम ऑफ द डेवलपमेंट इन। तो टॉर्सन मतलब क्या होता है कि जो ये रोटेशन हो जाता है, गैस्ट्रोपोडा में देखने को मिलता है 360 180 डिग्री जो रोटेशन है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, टॉर्सन। तो ये आपका गैस्ट्रोपोडा में देखने को मिलता है। तो 180 डिग्री रोटेशन में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर अभी इसका एनस है, ये रोटेट करके जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये 180 डिग्री का सीधा रोटेशन है। तो इस तरह का इस जो कंडीशन होती है उसे हम लोग टॉर्सन नाम देते हैं। पहले एनस यहाँ था, लेकिन टॉर्सन के बाद में जो एनस जो है वो यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टॉर्सन नाम देते हैं। ये जो मोलस्का फाइलम होता है उसके गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं वहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मेन फंक्शन ऑफ स्वेटिंग इज। तो देखिए जब कभी हम क्या करते हैं, एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो जो बॉडी से
वाटर के ड्रॉपलेट्स जो बाहर निकलते हैं उसको हम लोग स्वेट बोलते हैं। स्वेट है हिंदी में नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि पसीना आ रहा है। तो जो स्वेटिंग होती है उसका मेन फंक्शन होता है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा आपका थर्मो रेगुलेशन। जो स्वेटिंग होती है वो थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूरिकोटिलिक। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट, और यूरिकोटिलिक मतलब वो एनिमल जो यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए, यूरिकोटिलिक ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड वेस्ट। यूरिक एसिड इज ए नाइट्रोजनस स्पीड दैट इज लेस टॉक्सिक एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो वो ऑर्गेनिज्म जहां पर क्या होता है कि वाटर की कमी होती है तो वो लोग यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लेस सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन टू अमोनिया और यूरिया, और लेस टॉक्सिक भी होता है। यूरिकोटिलिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज ए वाइट पेस्ट और पैलेट विद मिनिमम वाटर लॉस। तो इनमें वाटर का लॉस जो है मिनिमम होगा, क्योंकि वाटर की कमी में वो एनिमल पहले ही जी रहा है। तो अगर वाटर यूरिन में ही पूरा लॉस कर देगा तो उसको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आपने देखा होगा छिपकली का जो फीकल मैटर होता है तो उसमें लास्ट में इस तरह से एक व्हाइट पैलेट आपको दिखाई देगा, तो वो आपका यूरिक एसिड है। इसमें आपके आ जाते हैं बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल आते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो यूरिकोटिलिक होते हैं। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन अपना रिलीज करता है यूरिया, तो ये होते हैं यूरियोटिलिक। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है यूरिको और ये है यूरियो। तो यूरियो मतलब यूरिन रिलीज कर रहा है तो वो हो गया आपका क्या यूरियोटिलिक, और अगर यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है तो वो हो गया यूरिकोटिलिक। तो प्राइमरली नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो ह्यूमन का यूरिया होता है, इसलिए ये यूरियोटिलिक होते हैं, जो लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया एंड रिक्वायर लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन। तो अमोनिया के कंपैरिजन में कम वाटर की जरूरत पड़ती है और लेस टॉक्सिक होता है। तो इसमें पूछा गया था नॉट। तो जो मैमल होते हैं हमारे, मैमल होते हैं यूरियोटिलिक ना कि यूरिकोटिलिक। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किडनी ऑफ मैन इज। तो जो मैन की किडनी होती है वो मेटानेफ्रिस होती है, ठीक है, जबकि जो एम्ब्रियोनिक किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, मेटानेफ्रोस, यानी कि बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच हार्मोन इज मॉडिफाइड अमाइनो एसिड। तो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड आपसे पूछा गया है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं हार्मोन्स, तो जरा उनको आप देख लीजिए। तो हार्मोन्स डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड नोन एज अमाइन हार्मोन, तो उनको हम अमाइन हार्मोन कहते हैं। इसमें आपका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन आते हैं। जैसे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और थायराइड हार्मोन है, ये सिंथेसाइज होते हैं टायरोसिन से, ठीक है। जबकि जो आपका मेलेटोनिन होता है ये आपका सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफैन से। मेलेटोनिन जो है वो आपका सिंथेसाइज हो रहा है किससे, ट्रिप्टोफैन से। तो इसमें आपसे पूछा गया था मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो एपिनेफ्रिन जाएगा, ये एक मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है रिसेप्टर और ऑफ फॉर एफएसएच प्रेजेंट ऑन। तो एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपका एड्रिनल नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट द्वारा। तो इसके रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसके रिसेप्टर जो है वो आपका सर्टोली सेल्स पर, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एफएसएच रिसेप्टर्स आर प्राइमरली फाउंड ऑन द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द ओवरी and Sertoli cells of the testis, where they play crucial role in follicle development, estrogen production and spermatogenesis। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन बाइंड टू। तो दोनों ही स्टेरॉयड हार्मोन है, और स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। जो प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और जो थायराइड हार्मोन होता है उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका जाएगा क्या, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। इनके हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया क्विक रिस्पांस टुवर्ड स्ट्रेस इज डन बाय। तो जो क्विक रिस्पांस जो होता है किसी स्ट्रेस के रिस्पांस में, जैसे मान लीजिए किसी को कुत्ते ने दौड़ा लिया तो एकदम से जो भागने के लिए उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है उसकी सिग्नलिंग चलती है और वो क्विक रिस्पांस में सबसे पहले रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका बी जाएगा। तो ये एपिनेफ्रिन जो है वो आपका रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। हम एड्रिनल ग्लैंड के सारे हार्मोन्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया एड्रिनल ग्लैंड को, एक आपका हो गया कॉर्टेक्स रीजन और दूसरा हो गया मेडुला रीजन। जब आप एड्रिनल ग्लैंड बनाएंगे तो जो बाहर की तरफ जो रीजन प्रेजेंट है ये आपका कॉर्टेक्स रीजन हो जाएगा, और जो कोर में जो रीजन प्रेजेंट है ये आपका मेडुला रीजन हो जाएगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपका कॉर्टिसोल हो गया, इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के नाम से भी जानते हैं, जो हेल्प करता है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर एंड बॉडी यूज ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के इन सबके
यूज में करता है। वहीं जो आपका दूसरा एल्डोस्टेरोन है, इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड के नाम से जाना जाता है। ये बॉडी का ब्लड प्रेशर, लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम को ब्लड में मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका एंड्रोजन, ये होता है डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन DHEA विच हेल्प प्रोड्यूस अदर हार्मोन इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये इनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जो आपका मेडुला से हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपका एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं। इनके अदर नाम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है। तो एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। दिस हार्मोन हेल्प द बॉडी प्रिपेयर फॉर स्ट्रेस और डेंजरस सिचुएशन, यानी कुत्ता दौड़ा लिया, सांप ने दौड़ा लिया, ठीक है, भैंस ने दौड़ा लिया, तो इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो वहां पर एड्रेनलिन रिलीज होता है। इसी का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। नॉन एड्रेनलिन जो है वो आल्सो नोन एज नॉन एपिनेफ्रिन। दिस हार्मोन वर्क विद एड्रेनलिन इन रिएक्टिंग टू स्ट्रेस, ये एपिनेफ्रिन के साथ में वर्क करता है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका बी जाएगा, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो लिंकेज जब होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, म्यूटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे डोमिनेंस शो करते हैं तो वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो दो जीन है वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, तो वहां पर आपका जाएगा क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द सफलिंग एंड मिक्सिंग ऑफ जीन, यानी कि देखिए एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, यहाँ पर कोई जीन है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, तो यहाँ पर जैसे कोई जीन है तो इनको सफल करना है, या यहाँ पर कोई जीन है इनको आपस में सफल करना है तो क्रॉसिंग ओवर करना पड़ेगा। और क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब लिंकेज नहीं होगा या म्यूटेशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होगा। तो या फिर कैसा हो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर होगा तो वो हो पाएगा, नहीं अगर ये तीनों कंडीशन रहेंगी तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्राइमरली ड्यू टू मियोसिस होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, जहां पर होमोलॉगस क्रॉस जो क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। उसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है स्यूडोजीन आर द रिजल्ट ऑफ, स्यूडोजीन्स जो होते हैं वो किसका रिजल्ट होते हैं। तो स्यूडोजीन देख लीजिए होते क्या है पहले, तो स्यूडोजीन आर द रिजल्ट ऑफ फंक्शनल जीन लॉसिंग देयर प्रोटीन कोडिंग एबिलिटी ड्यू टू एक्यूमुलेशन म्यूटेशन। देखिए जो अगर कोई जीन है, अगर वो क्या करे, अपना जो जीन से बनता है mRNA और mRNA से बनता है क्या, प्रोटीन, तो कोई जीन है तो वो अपना प्रोटीन नहीं बना पा रहा है तो फंक्शनल नहीं रहा वो, ठीक है। अगर वो अपनी प्रोटीन कोडिंग एबिलिटी को लॉस कर देता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, स्यूडोजीन। तो ये हो सकता है स्यूडोजीन वाली कंडीशन आ सकती है म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन की वजह से, या फिर हो सकता है जीन के डुप्लीकेशन की वजह से, उसके बाद में डिसेबलिंग ये म्यूटेशन हो जाए और थ्रू रेट्रो ट्रांसपोजिशन हो जाए mRNA की ट्रांसक्रिप्ट में। तो इस तरह से आप स्यूडोजीन जो है वो बॉडी में जनरेट होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, जीन डुप्लीकेशन की वजह से स्यूडोजीन्स बनते हैं। तो बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है व्हेन ए हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट इट इज कॉल्ड। देखिए तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ये आपकी हो गए पेरेंट्स, ठीक है। जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्वेश्चन में कहा गया हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करा दिया गया रिसेसिव पेरेंट के साथ में, ठीक है। तो ये डोमिनेंट पेरेंट है और ये रिसेसिव पेरेंट है, दोनों ही कैसे होमोजाइगस है। तो यहाँ पर देखिए जब इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ में तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। तो जब कभी रिसेसिव पेरेंट के साथ में जब क्रॉस कराते हैं तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस। और जब हेटेरोजाइगस का अपने डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, आउट क्रॉस, ठीक है। और ये है हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का अपने पीछे वाली जनरेशन से क्रॉस करा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या, बैक क्रॉस। क्या नाम देंगे, बैक क्रॉस। तो सारे टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस नहीं होते, कुछ जो है वो आउट क्रॉस भी होते हैं। इसीलिए कंडीशन हमेशा बोली जाती है कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। कुछ जो है उसमें से आउट क्रॉस भी होते हैं, इसलिए सारे बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस नहीं है, लेकिन सारे टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या है, बैक क्रॉस है। तो इसका जो आंसर जो है वो आपका टेस्ट क्रॉस जाएगा। तो ये आपका ए स्टेटमेंट जो है वो आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है एन्यूप्लाइडी विद क्रोमोसोम नंबर 2n-2, तो यानी कि 2n-2 कंडीशन है और एन्यूप्लाइडी यानी कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हुआ है।
इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो हम एक एक करके सबको समझ लेंगे। तो ट्राइसोमिक कंडीशन मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल सेल में क्या होगा कि ये एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है। तो ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, उसको ट्राइसोमी कहा जाता है। तो ट्राइसोमी डिसऑर्डर इन्वॉल्व हैविंग 3 कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2। तो यूजुअली 2 होती हैं, लेकिन ट्राइसोमी कंडीशन में क्या होगा कि 3 कॉपी हो जाती है। लीडिंग टू कंडीशन, इसकी वजह से कई सारी कंडीशंस होती हैं जिनको आपसे जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपका हो गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है 21 नंबर क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, तो डाउन सिंड्रोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो आपका होता है 80 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से। पटाउ सिंड्रोम होता है आपका 30 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की कंडीशन थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गया था एन्यूप्लाइडी 2n-2, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं जाएगा। मोनोसोमी में क्या होता है कि जैसे मान लो जो आपका क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं, 2 क्रोमोसोम की कॉपी ना रह करके केवल क्रोमोसोम की कितनी कॉपी रह जाए, 1 कॉपी रह जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग XO के नाम से भी जानते हैं। जो तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम होता है वो मोनोसोमिक कंडीशन का एग्जाम्पल होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 होने चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं 23 पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे 46 ना होकर के टोटल क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 45 रह जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है कंडीशन नलीसोमी। नलीसोमी में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं, जैसे यहाँ पर 1 कॉपी डिलीट हुई, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ही कॉपी जो है वो डिलीट हो जाएंगी, तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या, नलीसोमी। यानी कि एक सेल जो है उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, यानी कि 2n होता है, तो उसमें से जब दोनों कॉपी हटा दिया गया या दोनों क्रोमोसोम को हटा दिया गया तो ये आ जाएगा क्या, 0। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, नलीसोमी। तो यही हमसे पूछा गया था 2n-2, यही देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कौन सी कंडीशन है, तो ये नलीसोमी की कंडीशन होती है। टेट्रासोमी में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जैसे एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है ना, तो इसकी जगह अगर क्या हो कि उसी क्रोमोसोम की सेम 2 और कॉपी आ जाए, यानी कि टोटल क्रोमोसोम का नंबर जो है 4n हो जाए, तो इसको नाम दिया जाता है क्या, टेट्रासोमी। और ये एन्यूप्लाइडी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका नलीसोमी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है हीमोफीलिया इज द रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप इज लिंक्ड टू। जो हीमोफीलिया होती है ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, और ये मेनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका बी जाएगा, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, और क्लॉटिंग फैक्टर का रोल होता है ब्लड क्लॉट बनाने में, यानी कि जब कहीं पे चोट लगती है तो ब्लड रिलीज होता है, तो ये ब्लड का क्लॉट बनाते हैं जिससे ब्लड जो है वो फ्लो रुक जाता है। लेकिन जब ये फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता रहता है। इसको ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। कॉज बाय ए डिफिशियंसी और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे प्राइमरली फैक्टर्स जो है कई तरह का है, हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया सी है। तो हीमोफीलिया ए में जो फैक्टर नंबर 8 होता है उसकी डिफिशियंसी होती है। हीमोफीलिया बी में जो फैक्टर नंबर 9 होता है उसकी डिफिशियंसी होती है, और हीमोफीलिया सी में जो फैक्टर नंबर 11 होता है उसकी डिफिशियंसी होती है। तो जो आपका हीमोफीलिया है वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और दोनों कॉपी में जब म्यूटेशन होगा तो यहाँ पर आपका हीमोफीलिया डिजीज होगी। तो ए जो है द मोस्ट कॉमन टाइप है, कॉज्ड बाय द लैक ऑफ लो लेवल ऑफ फैक्टर 8 के लो लेवल की वजह से होता है। जो बी है आपका ये 9 की वजह से होता है, आल्सो कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9। और हीमोफीलिया सी जो है होता है वो लेस कॉमन होता है बाकी के इन 2 के कंपैरिजन में। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच अमंग फॉलोइंग ग्रुप इज नोन टू हैव सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहां पर एनिमेलिया को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा इमेज जो है मतलब सही नहीं आई है, इसको मैं ठीक करता हूँ। ये तो ये आपकी इमेज है, यहाँ पर आप देखिए तो आपका कई तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फिर बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी या फिर सीलोम की बात करते हैं, और लास्ट में दिया हुआ है फाइलम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपका पोरिफेरा फाइलम में पाया जाता है। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सिमेट्री की बात करते हैं तो जो रेडियल सिमेट्री होती है वो आपकी सीलेंटेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलती है। बाकी होता है रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ है ये कोई ऑर्गेनिज्म है, आप इसको किसी भी प्लेन से काटिए तो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उससे हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बाइलेटरल में क्या होता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको जब आप केवल एक प्लेन से काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो उसे बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं।
तो बायलैटरल सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है आपकी प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड, और इसमें बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ये आपके एसीलोमेट होते हैं। एस्के हेल्मिन्थेस जो होते हैं वो आपके स्यूडोसीलोमेट होते हैं, इसमें फाल्सीलोम पाया जाता है। और ट्रूसीलोम जो पाई जाती है वो आपके एनिलिडा से लेकर के एकाइनोडर्मिटा और उसके बाद में जो आपका कॉर्डेटा होते हैं वहां तक की आपका ट्रूसीलोम पाई जाती है। तो अब आपसे पूछा गया था कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है पोरीफेरा में। अगर आपका टिश्यू लेवल पूछता तो टिश्यू लेवल आपका पाया जाता है ये आपका ये सिलेंट्रेटा में, और अगर आपका ऑर्गन लेवल पूछता है तो वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो वो ऑनवर्ड उसके बाद है वो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन एनिमल्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल रेंज फ्रॉम सेलुलर पोरीफेरा में है, टिश्यू सिलेंट्रेटा में है, ऑर्गन जो है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। तो सेलुलर लेवल पूछा गया था तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका पोरीफेरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीरोसिलोइक एनिमल। तो सीलोम को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है आपका एंटीरोसिलोइक और दूसरा आपका होता है साइजोसिलोइक। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ओरिजिन के बेसिस पर तो जो है आपका साइजोसिलोइक जो है वो द सीलोम फॉर्म व्हेन ब्लॉक ऑफ मेसोडर्म अराउंड द गट इनलार्ज एंड हॉलो आउट क्रिएटिंग ए स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, साइजोसिलोइक। तो ये आपका इसमें आपके आ जाते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये देखिए जो ट्रूसीलोम है ना उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एंटीरोसिलोइक है और दूसरा साइजोसिलोइक है। तो हमारा देखिए शुरू कहाँ से हुआ था, ट्रूसीलोम एनिलिडा से लेकर के इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा तक। तो जो एनिलिडा से लेकर के इकाइनोडर्मिटा पहले यानी कि उसके जो आपका मोलस्कन्स तक है ये आपका साइजोसिलोम्स होते हैं, ठीक है। मोलस्कन तक आपका क्या होगा, साइजोसिलोम होगा। और जो आपका एंटीरोसिलोइक होता है वो इकाइनोडर्मिटा से लेकर के जो आपका कॉर्डेटा तक होता है वहां पर आपका साइजोसिलोइक वो एंटीरोसिलोइक होता है। तो आपसे पूछा गया है कि एंटीरोसिलोइक एनिमल कौन से हैं। तो देखिए फिरोटिमा आपका एनिलिडा है, टीनिया की जगह यहाँ पर आपका टीनिया होना चाहिए था, ठीक है। तो टीनिया जो है ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस है, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट होता है। पेलिमोन यानी कि आपका प्रॉन है यानी कि आर्थ्रोपोडा है, तो ये आपका साइजोसिलोइक है। अब बात बचती है एस्टीरिया की। एस्टीरिया यानी कि आपका हो गया क्या, स्टार फिश। तो स्टार फिश में जो है वो आपका एंटीरोसिलोइक देखने को मिलेगा, क्योंकि एंटीरोसिलोइक जो है वो एकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। तो ये जो है आयोग ने इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो फुट दिया था, लेकिन जनरली आप जब देखेंगे तो मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके सेल के बेसिस पर किया जाता है और इसको कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे एप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया, स्कैपोपोडा और सिफेलोपोडा, ठीक है। तो सिफेलोपोडा यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके सर पर पैर हैं, इसमें आपका ऑक्टोपस और ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाँ ये सही है। तो देखिए ये जो जहां पर पोडा पोडा टर्म यूज हो रहा है ना वो हो रहा है फुट के बेसिस पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आयोग ने दिया है वो आपका बी स्टेटमेंट दिया है, ये आपको फुट के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया ऐसा आयोग ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है फॉर्म विच सब क्लास ऑफ क्लास रेप्टिलिया हेल्प इवॉल्व द मैमल। तो कह रहे हैं सब क्लास दी गई है तो इनमें से किस क्लास से जो है वो रेप्टिलिया जो है वो इवॉल्व हुए। तो आप देखिए दो क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, दो क्लैड मिलते हैं एमनियोट्स के, एक होता है आपका सौरोप्सिडा और दूसरा होता है सिनेप्सिडा। तो सौरोप्सिडा कंप्राइजिंग रेप्टाइल एंड बर्ड, यानी कि बर्ड की जगह हम इसको कह सकते हैं कि एबीज। जो आपका सौरोप्सिडा जो है इसमें आपका रेप्टाइल और एबीज आते हैं, और जो सिनेप्सिडा होता है सिनेप्सिडा में आपके मैमल्स आते हैं, देयर एक्सटेंट रिलेटिव, उसके जो एक्सटेंट हो चुके हैं उनको भी इसमें कंसिडर कर लिया जाता है बाय स्कल स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशनरी लीनियज। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, सिनेप्सिडा। अगर ये आपसे पूछ लेता है कि जो आपका ये रेप्टाइल और मैमल किस में आते हैं तो आपका जाता क्या, सौरोप्सिडा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच सब क्लास ऑफ क्लास रेप्टिलिया हेल्प इवॉल्व्ड द मैमल। तो कह रहा है मैमल किससे इवॉल्व हुए हैं, तो ये आपका ये इवॉल्व हुए हैं सिनेप्सिडा से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट जाएगा वो आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। तो जो आपका इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें आपका जो एंडोस्टाइल होता है वो वर्टिब्रेट में थायराइड ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका
बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेप्टिलियन कैरेक्टर ऑफ मोनोट्रीम। देखिए मैमेलियन जो कैरेक्टर्स होते हैं और रेप्टिलियन कैरेक्टर है, उसमें आपसे पूछा गया कि मोनोट्रीम्स के कौन सा रेप्टिलियन कैरेक्टर है और कौन सा मेमेलियन कैरेक्टर है। जैसे हम लोग मैमल्स हैं तो हमारी बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास ईयर पिन्ना होते हैं और जो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है वो देखने को मिलता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वहां पर जो है वो मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है। तो रेप्टाइल एंड मैमल्स हैव डिस्टिंक्ट यानी कि स्पष्ट स्कल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। रेप्टाइल में होता है मोनोकोंडाइलिक स्कल, वन ओसिपिटल कोंडाइल होता है, और मैमल में जो होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है। यानी कि ये तीनों कैरेक्टर जो है वो आपके किसके हैं, मैमल के कैरेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन जो टी शेप्ड इन्वर्ट इंटरक्लेविकल जो है ये आपका रेप्टाइल का कैरेक्टर है। इन मैनी टेट्रापोड द इंटरक्लेविकल ए बोन लोकेटेड बिटवीन द क्लेविकल कॉलर बोन के बीच में होती है, टिपिकली टी शेप्ड एक्सटेंडिंग एंटीरियर फ्रॉम द स्टर्नम। यहाँ से लेकर के ये स्टर्नम तक जो है वो फैली रहती है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो टी शेप होता है। तो ये आपका रेप्टिलियन कैरेक्टर, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है जीन्स हैविंग एक्सॉन एंड इंट्रॉन आर टर्म एज। तो अभी हम स्यूडो जीन देख आए हैं कि वो जीन जो म्यूटेशन की वजह से नॉन फंक्शनल हो गए, यानी कि उसका फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, उसको स्यूडो जीन हमने नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्यूडो जीन हो गया डीएनए सीक्वेंस दैट रिजेंबल ए फंक्शनल जीन बट हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू कोड फॉर ए प्रोटीन ड्यू टू एक्यूमुलेशन म्यूटेशन। तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा, ये हो गया आपका स्यूडोजीन। कहा गया एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, स्प्लिट जीन। तो बी स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट जाएगा। तो ए स्प्लिट जीन, इसी का दूसरा नाम होता है इंटरप्टेड जीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए पहले एक्सॉन आ जाएगा, फिर इंट्रॉन आ गया, तो फिर इंटरप्शन हुआ, फिर एक्सॉन आ गया, तो इसको हम लोग इंटरप्टेड जीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट जो आपका बी है। एंड ओवरलैपिंग जीन, अब नेक्स्ट बात की गई है ओवरलैपिंग जीन की। तो ओवरलैपिंग जीन इसको डुअल कोडिंग जीन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप एक इमेज देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा एक जीन सीक्वेंस है, एक का ओपन रीडिंग फ्रेम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और टर्मिनेशन यहाँ पर हो गया, दूसरे का जो है वो इसके इंटरनल यहाँ से ORF स्टार्ट हुआ और टर्मिनेशन जो है यहाँ पर हो गया। यानी कि एक जीन के अंदर दूसरे का ओपन रीडिंग फ्रेम है, तो यानी कि एक जीन दूसरे जीन को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इसे हम लोग ओवरलैपिंग जीन के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा नेक्स्ट है आपका होम्योटिक जीन, मतलब होम्योटिक जीन या होम्योस्टैटिक जीन की हम यहाँ पे बात करते हैं, होम्योस्टैटिक जीन। तो जो ये होम्योटिक जीन आपके ड्रोसोफिला के जो डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को मिलता है। हम ये नेक्स्ट दूसरा है होम्योस्टैटिक जीन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन या स्टेबल करने के लिए जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम लोग होम्योस्टैटिक जीन के नाम से जानते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है एनिमल दैट हैव ए फॉरेन जीन डेलिबरेटली इंसर्टेड इनटू इट्स जीनोम। यानी कि ये कोई फॉरेन जीन है, इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंसर्ट कर दिया गया है जानबूझ करके, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे। तो क्लोन मतलब होता है कि ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इसी के जैसा सेम दूसरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, तो हम लोग क्लोन कहते हैं। हाइब्रिड मतलब होता है कि ये एक सेल है, सेल में क्या करें हम दूसरे सेल का ए न्यूक्लियस, यानी कि इस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल सब कुछ है, तो इसको हम इसके साथ फ्यूज करा देते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग हाइब्रिड नाम देते हैं। जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, फॉरेन जीन को इंसर्ट कराया जा रहा है किसी के जीनोम में, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रांसजेनिक कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिड इज साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड दैट क्रिएटेड बाय फ्यूजिंग ए सेल विद ए साइटोप्लाज्म ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसका न्यूक्लियस नहीं है, रिजल्टिंग इन ए सेल विद ए न्यूक्लियस फॉर्म वन सोर्स ऑफ and cytoplasm including mitochondria from another, while a clone is an organism or cell that is exact genetic copy of its parent। तो इसको जब इसको आप देखेंगे तो दोनों आपको एक जैसे दिखेंगे, तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्लोन, और जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन कराया जाता है उसे हम लोग हाइब्रिड नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है, अच्छा यहाँ पर आप देख लीजिए कि ट्रांसजेनिक मतलब क्या हुआ कि यहाँ निडल के थ्रू यहाँ पे देखिए डीएनए को इंसर्ट करा दिया गया यहाँ पर, तो ये आपका जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया, यानी कि डिजायर जो हमारा डेलिबरेटली इंसर्टेड हमने कराया है जीनोम के अंदर किसी जीन को, तो ये हमारा ट्रांसजेनिक कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है विच फैक्टर इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग दो इफेक्ट तो जनरली पढ़ते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट पढ़ते हैं, एक बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा जो माइग्रेशन होता है वो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट में रोल प्ले करता है। पहले समझिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो होता क्या है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए रैंडम फ्लक्चुएशन इन ए फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील जीन वेरिएशन विद इन ए पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन है, जब यहाँ से ऑर्गेनिज्म जो मूव करके कहीं जाएंगे तो वहां से क्या होगा, जो यहाँ का जीन पूल होता है उसमें वेरिएशन आते हैं, इसी को हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। लीडिंग टू चेंजेस इन द जीन पूल ओवर टाइम पर्टिकुलरली इन स्मॉल पॉपुलेशन।
तो जो माइग्रेशन है, फाउंडर इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, इन सब की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। जब न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन को हम लोग स्पेसिएशन टर्म देते हैं, तो स्पेसिएशन जो है वो 4 तरह का होता है। एक होता है एलोपैट्रिक, दूसरा होता है पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है, यानी कि बैरियर जब बन जाएगा उसकी वजह से यहाँ पर, जैसे मान लो ये कोई एक लैंड है, यहाँ पर एक वेरिएशन बन गया, इसकी वजह से दोनों तरफ की स्पीसीज जो है वो अलग अलग इवॉल्व हो गई, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। वहीं जो आपका पेरीपैट्रिक होता है, यहाँ से मान लीजिए थोड़ी सी बल्जिंग हुई और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने अलग तरह से अपना नया इके और निके और वो सब बनाने का प्रैक्टिस किया, तो वो नई तरह से अपने आप को बिहेव करने लगी। पैरापैट्रिक मतलब हो गया विद इन पॉपुलेशन एडिशन निके, और सिम्पैट्रिक मतलब हो गया वहीं पर रह करके उन पॉपुलेशन में अपने आप को जेनेटिकली पॉलीमॉर्फिज्म शो किया और वो एक दूसरे से अलग हो गए। तो हम लोग जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम स्पेसिएशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में पूछा गया था, तो ज्योग्राफिकल बैरियर जब होता है तो उसे हम लोग एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। ये आपका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा द फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर्ड। तो जो आपका ओर्डोविशियन जो है, इसमें आपके फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर्ड हुए थे। The first vertebrate jaw-like fishes appeared in the fossil record during the Ordovician period, roughly 485 से 444 मिलियन ईयर एगो ये घटना देखने को मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑर्डोविशियन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है हार्डी-विम्बर्ग लॉ गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ। तो हार्डी-विम्बर्ग लॉ जो है वो क्या कॉन्सेप्ट देता है, तो हार्डी-विम्बर्ग लॉ जो है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है। तो हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। अगर डिस्टर्बिंग फैक्टर कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कांस्टेंट रहती है। तो इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है। तो डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाएगा। इन्होंने एक इक्विलिब्रियम दिया था या इक्वेशन दी थी जिसे हम लोग कहते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका p जो स्क्वायर है वो डोमिनेंट होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी हो गया, 2pq जो है वो हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो q स्क्वायर जो होता है वो रिसेसिव होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया था चेंजेस ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो जो लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में जो बिहेवियर में चेंजेस होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, उसे हम नाम देते हैं लर्निंग। आदमी गलती करके ही सीखता है, तो वो कहानी है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लर्निंग। तो इम्प्रिंटिंग जो होता है, इम्प्रिंटिंग मतलब होता है कि किसी के फुटप्रिंट को आप फॉलो करना। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे जैसे ये बतख मूव करेगी उसके बच्चे जो है वो इसी के पीछे पीछे मूव करते हैं, चाहे भले ही आगे खाई हो। अगर ये बतख खाई में गिर जाएगी तो उसके सारे बच्चे भी जो है वो उस खाई में गिर जाएंगे। तो इसे बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग मीन्स मेकिंग ए मार्क ऑन समथिंग or someone just as a newly hatched duck imprinting a mother duck and thus follow it everywhere it goes। जहाँ जहाँ बतख जाएगी वहाँ वहाँ उसके जो बच्चे होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इम्प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फॉलोइंग हार्डी-विम्बर्ग लॉ। तो कौन सा जो है वो हार्डी-विम्बर्ग लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो हार्डी-विम्बर्ग ने कंडीशन दी थी कि जब उनका कभी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम फॉलो होगा तो ये सारी कंडीशन होंगी तभी वो फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज वो फॉलो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए, तो ये लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है किसी पर्टिकुलर से ही वो मैटिंग करेगा। रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है। तो रैंडम मैटिंग इन्होंने बोला था। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी कि उस पॉपुलेशन से लोग निकल कर बाहर नहीं जाने चाहिए और बाहर से जो है वो यहाँ पर नहीं आने चाहिए। ये लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन उस पॉपुलेशन में नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दिया, लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस, तो ये हाँ एब्सेंस होनी चाहिए, वहाँ पर इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं होने चाहिए। नॉन रैंडम मैटिंग नहीं, तो उन्होंने बोला था क्या होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। होमोजिनस एक स्ट्रक्चर, यानी कि सारे जो एज स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इन्होंने बोला कि नॉट एन एट्रीब्यूट, नॉट पूछा है तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका सी, नॉन रैंडम मैटिंग की जगह इन्होंने क्या बोला था, रैंडम मैटिंग वहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है गैस्ट्रुलेशन इन वर्टिब्रेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ।
जब गैस्ट्रुलेशन होता है यानी कि ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला बनता है तो जर्म लेयर बनती है 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसके अलावा बनता है क्या, आर्केंट्रॉन। तो आर्केंट्रॉन और जर्मिनल लेयर, इसका डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाना चाहिए, दोनों चीजें बनती हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देंगे कि वो 3 जर्म लेयर लगा के चले आएंगे या केवल आर्केंट्रॉन लगा के चले आएंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। दोनों बनता है, आर्केंट्रॉन भी बनता है और जर्म लेयर भी बनती है, तो डी स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा गया है द वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ प्लैंकटन इज एन इंटेंस ऑफ। तो वर्टिकल माइग्रेशन को आप समझिए पहले क्या है। द वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ प्लैंकटन इज एन इंस्टेंस ऑफ डायल वर्टिकल माइग्रेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में डीबीएम भी बोलते हैं। ए वाइड स्प्रेड बिहेवियर पैटर्न होता है जो पाया जाता है प्लैंकटन जिसमें मूव करते हैं अप एंड डाउन इन दी वाटर कॉलम डेली। डेली जब बात कर दी जाएगी तो वो सर्केडियन हो गया, ना कि सर्कैनुअल। एनुअल मतलब टर्म होता है पूरे साल भर के लिए, और सर्केडियन, एडियन मतलब एक दिन का बोला जाता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका 1 जाना चाहिए। टिपिकली असेंडिंग टू सॉलोअर वाटर एट नाइट एंड डिसेंडिंग ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से होता है ये। तो ऊपर की तरफ जाएंगे कब, रात के टाइम पर, असेंडिंग मतलब नाइट के टाइम पर, और डिसेंडिंग मतलब जब लाइट रहेगी तो वहां पर नीचे के टाइम पर। तो ये बिहेवियर देखने को मिलता है प्लैंकटन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहाड़ था, जब सक्सेशन हुआ तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब कुछ चेंज हुआ, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, द चेंजेस लीड टू कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद एनवायरमेंट। तो इसको भी हम देखते हैं। ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन अकर इन ए गिवन एरिया। तो हाँ, ये कंपोजिशन में चेंजेस होते रहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज। तो प्राइमरी फेज में बहुत स्लो होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया। अब बचते हमारे पास 2। तो द चेंज लीड टू कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद एनवायरमेंट। तो देखिए कभी भी कोई पॉपुलेशन जो है वो कभी इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचती है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस जो है वो फाइनल भी देखने को मिलते रहते हैं। इसी में कुछ ऑर्गेनिज्म डेड होंगे, कुछ दोबारा नहीं, तो ये साइकिल यहाँ पर चलती रहती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आयोग ने माना था क्या, सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट माना था। तो इस तरह से जो यूपीएचएससी का हमने पेपर 2021 का जूलॉजी का था वो पूरा डिस्कस कर लिया। टोटल 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। और अगर सक्सेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप इसको जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका यूपीएचएससी जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। और आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड या किस पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेपर जो है वो उस पर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। जल्दी हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।